गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम कार्बन 13 NMR के बारे में पढ़ रहे हैं और हम पिछले कुछ वीडियो में बहुत कुछ इसके बारे में जान चुके हैं। बच्चों, आज हमारा टॉपिक हमारा जो कार्बन 13 है उसका लास्ट टॉपिक है और यहाँ इस वीडियो के साथ ही हमारा कार्बन 13 जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे बच्चों केमिकल शिफ्ट की। तो केमिकल शिफ्ट में हमने पिछले वीडियो में अल्फ़ा बीटा एंड गामा इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा। अल्काइल ग्रुप्स या एरोमेटिक सिस्टम है, वहाँ पर हमें कितना केमिकल शिफ्ट मिलता है इसके बारे में पढ़ा। साथ ही हमने देखा कि किस तरह से हम अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और जब हमने उसको जो हमने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो थी हमारी उसको ऑब्ज़र्व किया कैलकुलेट वैल्यू को और हमारी जो ऑब्ज़र्व वैल्यू से, तो हमें बहुत स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे द पोलर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन, या फिर हम दूसरे शब्दों में बोले रेजोनेंस इफेक्ट। द बेंजीन कार्बन एटम एब्जॉर्ब एट 128.5 ppm, यानी कि यदि हम बेंजीन कार्बन एटम की बात करें तो 128.5 ppm पर ये एब्जॉर्प्शन करता है। अब दैट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन एल्कीन्स द बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन appear in the same general region of CMR spectrum as shown show by the comparison of the carbon 13 chemical shift in benzene and cyclohexene। यानी कि बच्चों, यदि हम पहली बात तो ये है कि जो हमारा बेंजीन सिस्टम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। अब इसमें हमने बच्चों यदि हम केमिकल शिफ्ट की बात करें और यदि हम देखें साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन के अंदर देखें तो हमें वहाँ वेरिएशन देखने को मिलता है। हमें पता लगता है कि किस तरह से जो हमारा बेंजीनोइड सिस्टम है उसमें हमें जो हमारा केमिकल शिफ्ट है वो हमें ऑब्जर्व होता है। द कार्बन 13 केमिकल शिफ्ट ऑफ ऑल्फिन एंड एरोमेटिक कार्बन आर वेरी यूजफुल टू आइडेंटिफाई पोलर सब्स्टिट्यूएंट। अब बच्चों, यहाँ पर आप ये देखिए कि यदि कोई पोलर सब्स्टिट्यूएंट है, इसको यदि हम आइडेंटिफाई करना है तो हमारे लिए ये जो केमिकल शिफ्ट है कार्बन 13 में ऑलिफिन और एरोमेटिक कार्बन्स का, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। अनलाइक सैचुरेटेड कार्बन एटम द पोलर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन आर ड्रोगल रेंजिंग। यानी कि क्या कह रहा है कि जो सैचुरेटेड कार्बन है उनमें पोलर इफेक्ट जो है सब्स्टिट्यूटेड या कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूटेड हमारा डबल बॉन्ड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड ग्रुप भी होता है, कोई भी हो, तो हमें लॉन्गर रेंज पे मिलता है ड्यू टू द रेजोनेंस, या हम इसको कहेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता है, बेंजीन सिस्टम में देखा हुआ है आपने कि यदि CHO ग्रुप जुड़ गया, COH ग्रुप जुड़ गया या NO2 ग्रुप जुड़ गया तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हुए बेंजीन रिंग के अंदर चले जाते हैं और किस तरह से रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हुए बेंजीन रिंग के बाहर आ जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप कौन से होते हैं या मेटा डायरेक्टिव ग्रुप कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर वेरी कर रही है, इसलिए ये ध्यान रखिए कि अब जो कार्बन 13 NMR है उसके अंदर यदि एब्जॉर्प्शन होता है पर्टिकुलर कार्बन के अंदर तो हमें वहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है द शिफ्ट ऑफ विनाइल ईथर। अब यहाँ से देखिए बच्चों, द शिफ्ट ऑफ विनाइल ईथर कैन बी रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ contributing structure. Thus a methoxy group deshielded the olefinic or an aromatic carbon which are attached। यानी कि यदि कोई मिथॉक्सी ग्रुप है वो डीशील्डेड कर देता एरोमेटिक कार्बन्स को। अब द अदर कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड, बच्चों मैं इसको स्किप कर रही हूँ, अपन इसको पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। बॉन्ड एज वेल एज द कार्बन इन द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन टू द मिथॉक्सी group in an anisole second are one of the other hand shielded due to the electron donating ability of oxygen। यानी कि यदि कोई ऐसा ग्रुप भी है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो भी शील्डिंग होगी। सम इफेक्ट एक्सप्लेन कार्बन 13 केमिकल शिफ्ट इन द केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। बच्चों, ये नीचे स्पेक्ट्रा देखिए आप, ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का है। इसके अंदर आप देखिए कि 10 द वेरियस कार्बन 13 स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। CMR स्पेक्ट्रम एन ब्यूटाइल विनाइल ईथर, ये है आपका एन ब्यूटाइल विनाइल ईथर कैन बी इजीली एक्सप्लेन। अब अपन यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप इसको देखिए। फर्स्ट आप देखेंगे कि कार्बन वन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है
उसकी रेंज हमें किसके अप्रॉक्स मिल रही है, आप ये देखिए। ये हो गया बच्चों आपका 20, 40, 60 और ये हो गया 80। यानी कि ये यदि हम इस रेंज को देखें तो बच्चों ये 60 से 80 के बीच में एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर C1 के लिए। वहीं हम C2, C3, C4 की बात करें तो बच्चों आप यहाँ देखिए 20 से 40 के बीच में, ये मतलब मैं ये बोलूँगी कि 10 के बाद में बोलेंगे तो इसके बीच में एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं यदि हम 5th कार्बन की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए 120, 140 और ये हो गया आपका 160, यानी कि लगभग 168 के अप्रॉक्स आपको यहाँ पर इस 5th कार्बन के लिए एब्जॉर्प्शन मिल रहा है, जबकि 6 के लिए आपको वहीं 78 के लिए अराउंड मेरे हिसाब से आपको देखने को मिलेगा एब्जॉर्प्शन। अब बच्चों अपन ने ये स्किप की थी है, अब इससे यहाँ से समझने की कोशिश करिए आप। 1.23 पे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ 128 पे, यानी कि यदि हम एरोमेटिक सिस्टम की बात करें या डबल बॉन्ड सिस्टम की विनाइलिक हो, एलाइलिक हो, कोई भी हो, तो उनकी वो उसी रेंज के अंदर जाकर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, उसके अलग कभी भी एब्जॉर्प्शन शो नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने विनाइल ईथर लिया, चूँकि यहाँ पर रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस की वजह से भी आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए बच्चों कि ये 84.2 पे कर रहा है, लेकिन ये 153 पे कर रहा है, क्योंकि एक तरफ ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ और ये रेजोनेंस की वजह से है। इसी तरह से बच्चों आप यहाँ पर देखिए कि 150 के अराउंड, क्योंकि ये भी कॉन्जुगेशन सिस्टम हो गया, 150.7 के अराउंड और 129 के अराउंड हमें यहाँ एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन है इसके अंदर, उसी का डिफरेंस आप यहाँ पर देखिए कि इस ऑक्सीजन से जुड़ा 159 के अराउंड मिल रहा है, जबकि और कार्बन यदि मिथॉक्सी ग्रुप का यदि हम इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो आप ये देखिए ये 114, 129, 120 के अप्रॉक्स हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब बच्चों बात आती है द इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सब्स्टिट्यूएंट कार्बन, जो भी हमारा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन का ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर सिंपल सा केस आप ये देखिए, यहाँ पर यदि F जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है, तो किस तरह से 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। पहले अपन ऊपर का थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन नीचे डायग्राम्स डिस्कस करेंगे। एंड वन ऑफ द ऑर्थो एंड पैरा कार्बन लिस्टेड टेबल 5.4, अपन ने पीछे इफेक्ट बच्चों पिछले वीडियो में अपन ने इसको पढ़ा था। द इफेक्ट ऑन द मेटा कार्बन इज़ नॉट गिवन इन द टेबल। अब बच्चों मैंने आपको कहा है कि जो हमारा एरोमेटिक सिस्टम है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, मेटा डायरेक्टिव है, इस डिपेंड। हमें पता है कि यदि रेजोनेंस हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है या ज़्यादा होती है वो हमेशा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर होती है। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। इसी तरह से यदि उन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो उस समय क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हुई, मेटा पोजीशन पे, तो हम कहते हैं वो मेटा डायरेक्टिव है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मेटा पोजीशन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इस वजह से हमने ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ने वाले जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो भी ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ज़्यादा इफेक्ट डालता है यदि हम मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करें। लेकिन यदि हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे बच्चों, उसमें भी हमारा जो दोनों ऑर्थो पोजीशन है, पैरा आते आते तो कंडीशन अलग हो जाएगी, दोनों ऑर्थो पोजीशन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। अब आप यहाँ पर देखिए सीन इन इफेक्ट ओनली स्लाइटली ±2 ppm होता है, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। यदि हम डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कार्बन ले कैलकुलेटेड करें तो भी हमें डिफरेंस समझने को है। अब सिंपल सा एग्जांपल बच्चों यहाँ पे नीचे अपन ने लिया है, और वो एग्जांपल कौन सा है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। अब आप इसको देखिए, फर्स्ट वन अपन ने एग्जांपल लिया है 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। अब बच्चों इसमें हर कार्बन की वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट करी है, ठीक है। 1 फ्लोरो यानी ये कार्बन आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये आपका 6 हो गया। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना। अब अपन फर्स्ट सी कार्बन की बात करें, डिफरेंस देखिए, एफ की वजह से 155.6 के अराउंड हमें जो वैल्यू है वो मिल रही है, और हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 159 के अराउंड है। इसी तरह C2 के लिए जहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके लिए हमें 138 के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, जबकि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 136 के अराउंड है। इसी तरह से कार्बन 3 के लिए हमें 126 के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, और 134 हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है।
C4 के लिए बच्चों 124.8 होता है, जबकि हमारी ऑब्जर्व जो वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है 124 है। इसी तरह से C5 के लिए आप देखिए और C6 के लिए देखिए कि इनमें ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलता है। अब बच्चों ये बात आती है कि जो आपके ऑर्थो पैरा ग्रुप्स हैं उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और कितना केमिकल शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। यदि हाइड्रोजन जुड़ा है तो 0 0 है, फिर आप CN जुड़ा हुआ है तो आप ये देखिए -16 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया। इसी तरह से CH2 CH3 +6 है, यहाँ पर 0 हो गया, -2 हो गया। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए कि कई जगह हमें माइनस में वैल्यू मिल रही है, यानी कि केमिकल शिफ्ट हमारा क्या हुआ, TMS की तरफ शिफ्ट हो रहा है। प्लस होता तो वैल्यू हमें हाई रेंज में मिलती, यानी कि यहाँ पर हमें लो रेंज में वैल्यू मिलेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सम कार्बन 13 केमिकल शिफ्ट इज सम मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर गिवन। पीछे अपन ने देख लिया सम केमिकल शिफ्ट हेट्रोसाइक्लिक हेट्रो एटम है, इसको भी अपन पीछे बेटा अपन स्कीम देखेंगे, उसमें अपन इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं द गामा इफेक्ट, यानी कि स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कीन। अब ये एक और इफेक्ट आ गया कि भाई जो गामा इफेक्ट है उसमें हमें जो एब्जॉर्प्शन बच्चों देखने को मिल रहा है वो अपफील्ड शिफ्ट क्यों होता है, वाई। तो उसे समझने के लिए हमें स्टीरियो स्ट्रक्चर समझना पड़ता है, और इसमें ये समझाया गया, इसकी जो समरी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जनरली गामा इफेक्ट में हम स्टेरिक इफेक्ट को इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि कार्बन से जुड़े हुए बल्कि ग्रुप हैं, एल्कीन समूह हैं, वहाँ पर ये माइनस में वैल्यू इसलिए चली जाती है कि उनकी वजह से जो केमिकल एनवायरनमेंट है, स्टेरिक हिंट्रेंस की वजह से हमारा जो शिफ्ट है वो अपफील्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब आप इसको देखिए, एन इंस्पेक्शन ऑफ द डाटा इन टेबल 5.1 5.3 शो द अपफील्ड शिफ्टेड एट द गामा कार्बन in the case of substituent alkene. This has been explained due to the steric comparison of Gauss interaction. In some cases, the upfield shift with the substituent in the anti-conformation is due to the hyperconjugation. यानी कि हमें anti-conformation मिलता है किसकी वजह से, hyperconjugation की वजह से। In the case of alkene, the gamma effect is highly dependent on the steric relationship. यानी कि यदि हम alkene की बात करेंगे तो गामा इफेक्ट के अंदर हमारे जो एब्जॉर्प्शन है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है स्टेरिक रिलेशनशिप पे। कार्बन बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट, दस द कार्बन CH3 रेजोनेंस इन सिस एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन आर एट 12.1 एंड 17.6। बच्चों अपन ये पीछे इसका स्कीम में इसको डिस्कस करेंगे रेस्पेक्टिवली। ईच मिथाइल इन द सिस आइसोमर, और ये बच्चों इसको स्ट्रक्चर से समझेंगे तो अपने ज़्यादा अच्छे से हमें ये चीज़ समझ में आएगी। The low field resonance of vinyl hydrogen in the PMR spectrum 5 ppm and olefin carbon in CMR spectrum 110 से 150 are used to detect the presence of double bond in the organic compound. अब बच्चों जो लो फील्ड रेजोनेंस है विनाइल हाइड्रोजन का PMR के अंदर हमें 5 के अराउंड मिलता है, PPM के अराउंड, लेकिन CMR के अंदर हमें 110 से 150 के बीच में मिलता है, जो हमें ये बता देता है कि जो हमारा पूरा जो अननोन कंपाउंड है या दूसरी कंपाउंड का हमने स्पेक्ट्रा लिया है उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द PMR कपलिंग कांस्टेंट एंड गामा इफेक्ट इन द CMR स्पेक्ट्रा आर हाईली यूजफुल टू डिटेक्ट द स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। और गामा इफेक्ट जो है हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो भी कंपाउंड है उसमें वो स्टीरियो स्ट्रक्चर क्या है, उसमें किस तरह का एसिस है, ट्रांस है, ये सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। हाँ, अब बच्चों मैंने कहा था अपन स्कीम को पढ़ेंगे, पीछे दी हुई है, पहले अपन ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कार्बोनाइल कार्बन एटम, द कार्बन 13 शिफ्ट ऑफ कार्बोनाइल कार्बन वेरी फ्रॉम 150 to 220 pm। यदि हम कार्बोनाइल कार्बन की बात करें बच्चों तो हमें 150 से 220 के अप्रॉक्स हमें एब्जॉर्प्शन मिलता है। दिस डिपेंड ऑन द डिक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड शील्डिंग एबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति और शील्ड करने की प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस डाटा आर प्रेजेंटेड, अब ये डाटा मैंने पूरा इसमें दिया हुआ है, देखिए आपकी टोन 200 से 220 के अप्रॉक्स करेगा, जबकि 200 से 210 के अप्रॉक्स अल्डिहाइड करेगा, कार्बोक्सिल 175 से 185 के बीच में, प्राइमरी करेगा 170 से 180 के बीच में, एस्टर और एनहाइड्राइड 165 से 175 के बीच में, सेकेंडरी अमाइड की और इमीन की बात करें तो 160 से 170 के बीच में ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं।
अब बच्चों अपन ने स्टायरिक हिंड्रेंस वाली बात करी थी, तो आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए। हमने सिंपल सा एग्जांपल प्रोपेन, सिस ट्यूब्यूटीन और ट्रांस ट्यूब्यूटीन का लिया है। अब आप इसमें देखिए ये 18.7 के अप्रॉक्स हमारा एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। अब डिफरेंस देखिए, ये 12.1 हो गया किसके अंदर, सिस के अंदर। वहीं पर इस कार्बन के लिए 17.6 हो गया, जबकि ये ट्रांस पोजीशन पे है। तो जब हमें एब्जॉर्प्शन में यहाँ वेरिएशन देखने को मिलेगा तो हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि जो हमारा ये जो गामा इफ़ेक्ट है उसकी वजह से हो। और गामा इफ़ेक्ट कहाँ, आप ये देखिए कि यदि आप एंटी और गॉस कंडीशन में देखेंगे तो आप ये देखिए कि ये आपका गामा इफ़ेक्ट है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये सारा होता है। अब इसी तरह से बच्चों अपन स्कीम पहले ऊपर वाली लेते हैं। फर्स्ट स्कीम ये ली। अब यहाँ पर आप हेट्रो एटम की अपन ने बात करी थी बच्चों उसके बाद में, तो आप यहाँ हेट्रो एटम में देखिए कि यदि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो 68 के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन मिल रहा है, जबकि हमारा यदि NH जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर 47 के अराउंड मिला है, और इसके अंदर हमें 47.1 और 47.9 के अप्रॉक्स मिलता है, दोनों का सिमिलर है। इसी तरह से यदि यहाँ 26 सेकेंड कार्बन की बात करें 26 के अराउंड है, जबकि ये 25 के अराउंड, ये 27.8 के अराउंड मिलता है, और ये 25 पोजीशन पे होता है। यदि हम एरोमेटिक सिस्टम की बात करें तो उसमें वेरिएशन देखिए आप कि कितना वेरिएशन आ रहा है। अब बच्चों कंपैरिजन हम कहाँ का करेंगे, इन दोनों का करेंगे। ये तो आपका हो गया पूरा कि इसमें किसी भी तरह का डबल बॉन्ड नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही ये सैचुरेटेड ग्रुप हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन देखिए ये 149 के अप्रॉक्स एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि ये 109 के अप्रॉक्स कर रहा है। इसी तरह से यदि यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ गया तो इसके तो एब्जॉर्प्शन 12.7 के अप्रॉक्स आ रहा है, मगर यहाँ पर हमारा रेंज बढ़ जाती है। इसी तरह से यहाँ रेंज हमारी कम हो जाती है, और यहाँ अलग आएगा एब्जॉर्प्शन, यहाँ अलग आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप का इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से आप प्रीडीन के केस में देखिए 150 के अराउंड ये एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, 124 के अराउंड, फिर 136 के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब बच्चों यहाँ पर हमने जो बात करी है इसमें C1 और C2 कार्बन एटम है, वो जो ऊपर डायग्राम था उसी का नीचे दिया हुआ है, आप इसको देखिए। अब लास्ट हमारे पास जो ये है एग्ज़ाम्पल है, उसमें आप कार्बोनिल ग्रुप का आप देखिए कि यदि हम बात करें 4 मिथाइल पेंटेन 2,1 में तो 207 के अप्रॉक्स हमें इस कार्बन के लिए एब्जॉर्प्शन मिलता है। वहीं यदि एल्डिहाइडिक है तो 192 के अराउंड मिलता है, और यदि हम एसिड की बात करें तो 178.3 के अराउंड हमें केमिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। ये आपका फिनाइल एसिटिक एसिड है, पूरा एरोमेटिक सिस्टम से ये जुड़ा हुआ है। अब बच्चों ये तो बात करी थी हमने केमिकल शिफ्ट की। अब यदि हम इसका रिव्यू देखें तो इसका रिव्यू किस तरह से होगा कि कार्बन में केमिकल शिफ्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, और बहुत सारे आपने मेरे वीडियो के अंदर आपने देख लिया है कि किस तरह से हमारा जो केमिकल शिफ्ट है उसको हम लंबे समय से बहुत देर से पढ़ रहे हैं, बहुत 2 शायद 3 वीडियो अपने हो गए हैं इस पर। तो इसकी थोड़ी सी समरी अपन देखना चाहते हैं। तो आप देखिए कि यदि हम इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ें तो आप यहाँ पर देखिए, पॉइंट तो नहीं बच्चों, मैं इसका डायग्राम आपको समझा देती हूँ क्योंकि सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। हमने अल्फ़ा, बीटा और गामा सब तरह की बात करी थी। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि CH3 के लिए एब्जॉर्प्शन हमें इस कार्बन के लिए 29.9 पे मिल रहा है, और इसके लिए हमें 30 पे, इसके लिए 53 पे, इसके लिए 25 पे मिल रहा है, उसके लिए 24 पे मिल रहा है। वहीं यदि कहीं डबल बॉन्ड आ जाता है तो आप ये देखिए जो केमिकल शिफ्ट है यहाँ पे 30 पे है, और यहाँ पर हमारा 52 के अराउंड हो गया, और यहाँ पर हमारा 25 के अराउंड हो गया है। और ये देखिए 114 पे और ये 143 पर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए एसिटिलीन की यदि हम बात करें तो 75 से 85 के बीच में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जबकि इसके लिए हमें 65 से 70 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। इसी तरह से 17.6 से 57.8 के अराउंड पीक देखने को मिलती है जब OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो। और यदि हम अल्कोहल की बात करें, सैचुरेटेड अल्कोहल की, तो आप देखिए यहाँ डिफरेंस हमें 115 से 140 और यहाँ 65 के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से बच्चों आप यदि कोई कार्बोनिल ग्रुप है 170 के अराउंड एब्जॉर्प्शन कर रहा है, यहाँ पर हमें एसिड की वजह से 181 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। तो बच्चों ये CMR स्पेक्ट्रा है जिसमें किस तरह से वेरिएशन आता है, और इसको पूरी एक स्कीम से समझाया गया है आपको कि आप किस तरह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन को देखेंगे।
अब देखो बच्चों यहाँ क्रोटोनेट एल्डिहाइड एक्सपेक्टेड डिस्प्ले सिग्नल फॉर इट्स 4 कार्बन एटम है डिस्टिंक्ट केमिकल शीट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द, जो अपने पीछे फिगर डिस्कस किया है उसमें 2 एल्किन कार्बन। अब बच्चों ये सारे जितने भी डायग्राम हैं उससे रिलेटेड यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसे अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे, ये वाला डायग्राम देखेंगे, इसमें आप ये देखिए फिनाइल एसिटिक एसिड का डायग्राम है बच्चों। आप इसके अंदर एब्जॉर्प्शन देखिए कि बी यानी कि इस CH2 के लिए हमें लो रेंज में यानी 50 से भी नीचे की रेंज में हमें एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। और ए के लिए, अब ए कहाँ पर है बच्चों, ये रहा आपका एक कौन सा कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप वाला, सॉरी मैं इसको दोबारा क्लियर करती हूँ, ये वाला कार्बन हो गया। इसके लिए आप ये देखिए 150, 60, 70, 80, मतलब 80 के अराउंड, 181 के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से आप पूरे बेंजीनॉइड सिस्टम है उसका आप देखिए कि आपको एक पूरा बल्क आपको पीक का देखने को मिलता है। ये पूरा आपका एरोमेटिक सिस्टम को स्पेसिफाई कर रहा है और इसमें आपको ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिल रहा है। देखिए 128, 129, 127, 129, 128 एब्जॉर्प्शन है और पूरी पीक्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसी तरह से बच्चों आगे हम बात करें कि जो हमारा बेंजीन रिंग सिस्टम है उसमें जो एल्किन ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप यहाँ देखिए, यदि हम टॉलुइन की बात करें तो 21.1 के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। यदि इसमें ऑक्सीजन बीच में आ गया, एनिसॉल की बात करें तो 54.8 के अराउंड हमें CH3 के लिए एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। वहीं यदि ये बेंजिल अल्कोहल है तो हमें 64 के अराउंड मिल रहा है और यदि हम यहाँ पे फिनाइल एसिटिक एसिड लें तो 41.8 के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो बच्चों ये बात हुई कार्बन 13 NMR की और मैं आशा करती हूँ कि आपको पूरा स्पेक्ट्रम पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको समझ के इसे पढ़ेंगे। और यदि आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए या मोबाइल पर मुझे फ़ोन के ज़रिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।